ओके स्टूडेंट्स, क्लास 7 पंजाब साइंस चैप्टर नंबर 9 क्रिटिकल एंगल। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी क्रिटिकल एंगल समझा दिया था, लेकिन चूंकि क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलते जुलते टॉपिक से, क्रिटिकल एंगल से नेक्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, तो इस वजह से मैं आज क्रिटिकल एंगल का पहले रिव्यू दूंगा, उसके बाद आप लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा। क्रिटिकल एंगल हो या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, पहली शर्त यह है कि जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की जानिब जा रही होगी। रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रियर की जानिब जा रहे होंगे। जैसे डेंसर मीडियम ग्लास है और रियर मीडियम एयर है, तो डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की जानिब रे जा रही होगी। So when light rays pass from a denser medium to a rear medium, they bend away from the normal. This was the point number 1 in the previous lecture. कि जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की जानिब जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंडिंग करती है, नॉर्मल से अवे बेंडिंग करती है। The angle of refraction is greater than the angle of incidence. रिफ्रैक्शन एंगल इंसिडेंस एंगल से ज्यादा होगा। If the angle of incidence is gradually increased, a stage will come when maximum refraction occurs and the angle of refraction become 90 degree. अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाए और इतना ज्यादा बढ़ जाए कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाए, उससे ज्यादा और रिफ्रैक्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड, that angle of incidence is called critical angle. That angle of incidence is called critical angle. Here the refracted ray becomes parallel to the surface of the refracting medium. तो जो refracted ray है वो refracting medium के surface को बिल्कुल parallel हो जाएगा। ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, जब नॉर्मल रिफ्रैक्शन होती है तो ये ऊपर वाली रे है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर शो करेगी, लेकिन वो 90 नहीं होगी, 90 से कम होगी। लेकिन जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो जाए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने बढ़ा लिया, तो उस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये मैं भी आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे भी समझा देता हूँ। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए क्रिटिकल एंगल या रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल वाटर का 49 डिग्री है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, और ग्लास के लिए 42 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है, ठीक है। अभी आप लोग देख लेना, मैं आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन कराने लगा हूं। मुख्तलिफ किस्म के एक ही डायग्राम बना के ना डिफरेंट कलर्स दे देता हूं, वो सबसे इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, ये इमेजिनरी लाइन नॉर्मल कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मल। ये इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है? नॉर्मल लाइन कहलाती है। ओके, ओके, थोड़ा सा और बढ़ा ले तो बस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप देखें, फॉर एग्जांपल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जा रहा है, तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं गया, ये यहां से बेंड हो गया। इसी बेंडिंग को तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो जा रहा है इंसिडेंट रे और डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की जानिब जा रहा है। डेंसर से रियर, रियर का मतलब है एयर की जानिब जा रहा है। ओके, तो ये नॉर्मल से बेंड कर गया। नॉर्मल से क्या कर गया? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस वक्त जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ये वाली है, इतनी सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रही है, और ये है इस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब गौर से देखना जरा। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा लेता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले मैंने इतना सा दिया था ना, अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा दे रहा हूं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा तो उधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा और बढ़ के ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही चला जाएगा। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास पूरे 90 डिग्री का हो जाएगा। सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ critical angle. That angle of incidence is called critical angle. Okay, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ब्लैक वाली लाइन बनाने लगा हूं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा लिया। अब ये पूरी एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रही है, कितनी बड़ी है, मतलब क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा। तो फिर लाजमी बात है रिफ्रैक्टेड रे भी बढ़ेगी, तो जब बढ़ेगी तो 90 से ज्यादा बढ़ तो नहीं सकती, तो वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इधर से गई एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेम मीडियम में उसने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे दिया। उसको फिर हम रिफ्रैक्शन नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। कि यार वो रे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था, तो वो उसी डेंसर मीडियम में ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप वर्ड्स में भी लिखना चाहे तो आप यहां लिखेंगे कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, measurement of angle of incidence is greater than the measurement of critical angle, then the total internal reflection take place. Then the total internal reflection take place. Total internal reflection हो जाती है and the ray is total internally reflected back into the same medium and the process या the phenomena is called total internal reflection. अब यही चीज मैं आप लोगों को बुक में भी पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले से कंसेप्ट दे दिया। जब बुक में भी पढ़ा लूं उसके बाद आप लोगों से मजीद भी पूछूंगा कि आप लोगों को समझ आ गई या नहीं। अब इसी फिनोमेना को बुक में देख लें। आ जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जानिब। बहुत सिंपल सा है। When light passes from glass or water to air, denser to rare medium, it bends away from the normal. It bends away from the normal. But when the angle of incidence is greater than the critical angle, the light rays reflect in the same denser medium. This phenomena is called total internal reflection. वही बात हो गई ना जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझा दी कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा लेते हो तो लाइट रेज उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन करेगी और उस रिफ्लेक्शन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये अच्छा डायग्राम मिल गया, गुड, वेल डन। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखें तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जरा बढ़ा लिया तो 90 डिग्री के साथ हो गया, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल से भी बढ़ा लिया तो सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन हो गई, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सी इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। अब ग्लास का क्रिटिकल एंगल और वाटर का क्रिटिकल एंगल आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया कि कितना कितना होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशंस हैं, इसको कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ओनली when light passes from a denser medium to a rare medium। याद रख लेना, अगर लाइट डेंसर से रियर में जाएगा तो तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। नहीं, पेपर में इस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। The angle of incidence of all rays must be greater than the critical angle of that denser medium। तो अगर पेपर में वर्ड्स आ जाए कि राइट डाउन द कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये कंडीशन है कि लाइट रे डेंसर से रियर में जाएगा, पहली शर्त, और दूसरी शर्त एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। ओके स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट पढ़ा लेता हूं क्योंकि सब एक ही प्रिंसिपल पे है, तो बाकियों की भी आप लोग लाजमी रीडिंग कर लीजिएगा। प्रिज्म, पेपर में अगर आ गया प्रिज्म, तो प्रिज्म के बारे में कैसे लिखना है। Many optical instruments use the principle of total internal reflection for their working. Prism. A prism is a block of glass with 3 rectangular and 2 triangular surfaces.
A right angle prism has 190 degree and 245 degree angle. The critical angle for glass is 42 degree. So when light enters the prism, it will undergo total internal reflection. ये तो इतने आसान अल्फाज लिखे हैं ना कि मेरे ख्याल में आप लोग को अभी याद हो गया। देखिए मैं उर्दू में बताता हूँ। प्रिज्म ग्लास से बना होता है, शीशे से बना होता है। 3 सरफेसेस इसके रेक्टेंगुलर है और 2 सरफेसेस इसके ट्रायंगुलर है। इसमें राइट एंगल प्रिज्म में एक एंगल 90 डिग्री का होगा और 2 एंगल 45 डिग्री के होंगे। अब जब 45 डिग्री के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस जाएगा तो 45 तो 42 से बड़ा है ना, मतलब 42 इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास और 45 42 से बड़ा है। इसका मतलब है कि जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। सो मच सिंपल। सैफुल्लाह कैमरा ऑफ कर दो। बाइनिकुलर, बाइनिकुलर में क्या होगा बेटा? अच्छा, द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज अराउंड 42 डिग्री. So when light enters a right angle prism, it makes an angle greater than the critical angle. It causes the total internal reflection to take place. Yeah. बाइनिकुलर में भी प्रिज्म वाली बात, क्यों? क्योंकि बाइनिकुलर में असल में प्रिज्म्स लगे होते हैं, 2 प्रिज्म इसमें लगे होते हैं। तो आपने प्रिज्म वाला पैराग्राफ बाइनिकुलर के अंदर भी लिखना है और आखिर में सिर्फ ये लिखना है कि बाइनिकुलर यूजेस रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने दूर की चीजें देखने हो तो बाइनिकुलर यूज करें और बाइनिकुलर में प्रिज्म्स लगे होते हैं। तो जो प्रिज्म का एप्लीकेशन है वही बाइनिकुलर का भी है। सेम यही काम पेरिस्कोप में भी होगा। पेरिस्कोप में एक प्रिज्म आपने यहां नीचे लगाना है और एक इधर ऊपर लगाना है। ये आप लोग घर में भी बना सकते हो, नॉर्मल मिरर भी लगा दे तो बन जाता है। मैंने खुद एक स्टूडेंट के लिए बनाया था, टोटल इसमें 50 रुपीज लगे थे, क्योंकि हमने जो है वो 2 मिरर ले लिए, उसके घर गोंद ऑलरेडी था और गत्ता लेके इस तरह का पेरिस्कोप बना लिया था। ठीक है, और अगर तरीका नहीं आता पेरिस्कोप बनाने का तो यूट्यूब में लिखे राजू पेरिस्कोप, RAJUA या OA, राजू पेरिस्कोप, तो वो आपके पास सामने वीडियो आ जाएगी कि पेरिस्कोप कैसे बनाना है। तो ये बहुत सिंपल सा है। मिराजेस, मिराज का टॉपिक एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे क्योंकि मिराज का टॉपिक एक्सरसाइज में भी है और पेपर में भी कई दफा आ चुका है मिराजेस। अच्छा, पेपर में ज्यादातर वही टॉपिक आ चुके हैं जो एक्सरसाइज में है, तो एक्सरसाइज के टॉपिक्स आप लोगों को 100% याद होने चाहिए। Have you ever seen water on the road ahead while traveling on a hot sunny afternoon? But when you get there, the road is perfectly dry. The water was never there. What you saw was a mirage. जब आप खासकर हाईवे पे जा रहे होते हैं, ओके, गाड़ी में, तो आपको ऐसा दिखता है कि आगे रोड पे पानी है, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाते हो तो उधर पानी नहीं होता। चलो हाईवे तो छोड़ दे, आप नॉर्मली घर से निकलते हैं ना रोड के ऊपर और आप थोड़ा सा दूर देखते हैं, लेकिन जब सनलाइट ज्यादा हो, खासकर ये जो अभी टाइम है, इस टाइम सनी आफ्टरनून है, काफी ज्यादा सनलाइट है, तो अगर आप रोड की तरफ देखें तो रोड आपको रेनी दिखेगा कि यार इसकी यहाँ पे आगे बारिश हो रही है, लेकिन जब आप उधर पहुंच जाओगे तो वहां पे कोई पानी शानी नहीं होगा, वो परफेक्टली ड्राई होगा। इसको मिराज कहा जाता है। A mirage is an image of some distant objects which appears to us due to refraction and total internal reflection of light. Mirage is an image of the object, okay? Image of some distant object which appears to us due to refraction and total internal reflection of light. ये जो मिराज बना, अभी हम पढ़ेंगे कैसे बना, लेकिन वैसे आपको बता दूं कि मिराज 2 किस्म के फिनोमेनों की वजह से बनता है, एक रिफ्रैक्शन और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रीजन अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसके, ठीक है। The air higher up is cooler than the air near the road. Light travels faster when it reaches the warmer air. The light rays bend as they travel downward due to refraction. देखिए बेटा, जो रोड के करीब वाला एयर है ना वो हॉट होता है,
और ऊपर का जो एयर है वो कूलर होता है। आप लोगों को पता है कि ऊपर जब हम जाते हैं ना तो एयर कूलर होता है, ठीक है। और रोड के करीब यहाँ पे तपिश की वजह से, खासकर रोड के तपिश की वजह से एयर काफी हॉट है। अब लाइट जब आ रहा है ना तो वो वहां कूल्डर एयर से आ रहा है और वार्मर एयर की तरफ आ रहा है। मतलब लाइट ट्रेवल्स फास्टर व्हेन इट रीचेस द वार्मर एयर। स्पीड ऑफ लाइट कूल्डर एयर में कम था और जो ही वार्मर एयर की तरफ हम आ गए तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो गया। So the light rays bend as they travel downward due to refraction। क्योंकि आप लोगों ने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि जब मीडियम डेंसर से रियर हो जाएगा, हालांकि ऊपर भी एयर है नीचे भी एयर है, लेकिन ऊपर का एयर कूलर है। कूलर का मतलब है हेवियर है, तो वो एयर हेवियर है मतलब डेंसर है, और जमीन के करीब वाला एयर लाइटर है। तो जब ये डेंसर एयर से लाइटर एयर की जानिब आएगा लाइट, तो ये अपना रास्ता बदल देता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, पहला पॉइंट तो ये हो गया। नियर द ग्राउंड वेयर द एयर इज इवन मोर वार्म, द लाइट रेज ट्रेवल ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड बट कंटिन्यू टू बेंड इन अदर डायरेक्शन। और करीब आता है ना लाइट, बिल्कुल रोड के करीब, बिल्कुल रोड के करीब, तो वहां और वार्मर है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ जाएगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी और लाइट रोड के बिल्कुल पैरेलल मूवमेंट शुरू कर देगा और हमें दूर से ऐसा दिखेगा कि वो वहां पे जो है वो पानी है। ओके, व्हेन वी सी दीज बेंडिंग लाइट रेज आवर ब्रेन assumes that the rays have traveled in a straight line। तो हमें ऐसा दिखेगा कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, हमारी तरफ आ रही है। These rays seem to us as reflecting from water। और ऐसा दिख रहा होता है जैसे ये रेज वाटर से रिफ्लेक्ट हो रहे हो, तो इसलिए हमें वाटर से दिखता है। As a result we see a mirage। इस वजह से हमें मिराज दिखता है। डेजर्ट ट्रेवलर्स often observe mirages। जो लोग डेजर्ट में ट्रेवल कर रहे होते हैं उनको अक्सर मिराज दिखने को मिलता है। So this was all about mirage। Okay students, our next topic is fish eye view। We have studied that when light travels from one medium into another, its speed changes, which causes the light to refract at the boundary। As the light travels from water to air, it will bend away from the perpendicular to the surface। When the angle of incidence is greater than 49 degree, because critical angle of water is 49 degree। okay, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 49 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, all the light is reflected back into the water which is called total internal reflection। तो ये तो बातें वही हो गई जो हमने पीछे पढ़ ली थी। अब इससे आगे फिश आई व्यू को देखें। When fish looks up, it will see reflected view of the sides and bottom of the pond, while directly above it sees a compressed view of outside world due to refraction। आप कभी जाए ना, हॉस्पिटल में जगह जगह लगे होते हैं फिश होते हैं, वो बक्स में बंद होते हैं, तो उसको आप एक साइड से देख लें तो वो फिश आपको थोड़े से ऊपर नजर आते हैं, जाके दूसरी साइड से देख ले तो वही फिश नीचे नजर आ रहे होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ नजर का धोखा है कि वाटर से जब आपकी लाइट रेज है ना, फिश जो है ना वाटर में है और आप खड़े हैं एयर में, तो फिश से जो लाइट रेज आ रहे हैं जिनकी वजह से वो आपको दिख रहा है, वो वाटर से एयर की जानिब आ रहे हैं। तो वो जब 49 डिग्री से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ आते हैं तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए अपनी ओरिजिनल प्लेस में नहीं देखते, बल्कि उस प्लेस से थोड़े से नीचे देखते हैं। जबकि दूसरी साइड से आप देख लो तो वही फिश नहीं बल्कि ऊपर देखते हैं, और दूसरी साइड से आप देख ले तो वो फिश असल में नीचे होता है। ठीक है, ये डायग्राम में भी है, आप लोग देख सकते हो। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है, जिससे हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी और मुख्तलिफ किस्म के फील्ड में ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। ऑप्टिकल फाइबर जो आपके घरों में नेट आ रहा है, ये ऑप्टिकल फाइबर है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट एक टॉपिक रह गया, ये भी पढ़ा लेता हूं, तो इसका मतलब मैं पूरे चैप्टर जो है ना वो आपको कंप्लीट करा दूंगा। Sunlight is often called white light, although it is a combination of different colors। We can see these colors in a rainbow।
These colors are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Okay. We can also split white light into its color by passing it through a prism. अगर आप एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो आपको ये सारे लाइट डिस्पर्स हुए नजर आएंगे। अगर आपके घर में प्रिज्म नहीं है तो आप एक शीशे का ग्लास लें और उसमें पानी रख दें, और इस टाइम धूप काफी ज्यादा है, धूप के सामने रख दें तो आपको उसमें भी कलर्स नजर आ जाएंगे। The band of 7 colors is called spectrum. याद रख लेना, what is spectrum of white light? The combination of these 7 colors, red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet, it is called spectrum. It is called spectrum. The splitting of white light into its component colors is called dispersion of light. इसका मतलब है आपने व्हाइट लाइट को उसके कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ये आपको स्क्रीन में नजर भी आ रहे हैं, इस तरह के मुख्तलिफ कलर्स बन जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिफरेंट कलर्स आपको क्यों दिखते हैं तो आप बताएंगे कि इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन वेवलेंथ, क्योंकि हर कलर का वेवलेंथ जो है वो अलग है। ठीक है, तो कलर की वेवलेंथ अलग होने की वजह से आपको वो डिफरेंट कलर्स नजर आ जाते हैं, क्योंकि हर कलर अपनी वेवलेंथ के लिहाज से रिफ्रैक्शन करेगा। हर कलर अपने वेवलेंथ के लिहाज से रिफ्रैक्शन करेगा। इस पैराग्राफ को भी आप लोग रीडिंग कर लेना। रेनबो फॉर्मेशन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोग एक दफा रीडिंग कर लेना। रेनबो फॉर्मेशन में 3 फिनोमेना इन्वॉल्व है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। खासकर जब रेन हो जाती है तो रेनफॉल के बाद अपोजिट साइड पे एक रेनबो बनता है, मतलब बारिश भी हो रही है और दूसरी साइड से लाइट भी है। तो वो लाइट जब बारिश के अंदर से गुजरता हुआ आता है तो बारिश का पानी डेंसर मीडियम है, और दूसरा साइड जहां बारिश नहीं है वो रियर मीडियम कहलाता है। तो जब ये डेंसर से रियर में जाएगा तो ये रिफ्रैक्शन करेगा, और वो रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो जो व्हाइट लाइट है वो डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको हम रेनबो कहते हैं। ठीक है, फिगर में आपको नजर भी आ रहा है, रेनबो इस तरह का होता है बेटा। कलर्स ऑफ लाइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी सिर्फ रीडिंग कर लेना कि आप कौन कौन से कलर मिलाएंगे तो कौन सा कलर आपको रिजल्ट में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, आपको ये जो रोज है ये रेड कलर क्यों दिखता है? उसकी वजह ये है कि जब इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है ना तो ये व्हाइट लाइट के 6 कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि रेड कलर को ये एब्जॉर्ब नहीं करता, रेड कलर को ये रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आपको रेड दिखता है। ठीक है, A red object appears red because it reflects red color of light and absorbs all the other colors. The grass of our lawn appears green as it reflects green color into our eyes. बस ये एक पैराग्राफ भी याद कर लेना, तो अगर आ गया तो आप लोग को खुद ही लिखने का मौका मिल जाएगा। फिर ये ऑब्जेक्टिव्स है जो आज आप लोगों ने होमवर्क करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला नंबर है, दे कैन कैरी थाउजेंड ऑफ फोन कन्वर्सेशन एट द सेम टाइम। The bending of light when it enters from one medium to another is called dash. तो अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, The angle of incidence which maximum refraction occurs is called dash. तो आज ही हमने सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ा है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्शन बिल्कुल मैक्सिमम हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहा जाता है, पता है आप लोगों को? आज हमने पहले यही टॉपिक पढ़ा है। The ratio of speed of light in vacuum to the speed in another medium is called dash. ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, refractive index. The splitting of white light into its component colors is called dash. अभी हमने ऊपर पढ़ लिया spectrum. शॉर्ट आंसर्स बताइए जनाब। तो ये शॉर्ट आंसर्स मैंने इसलिए पूरा चैप्टर करा लिया ताकि अगर इन शॉर्ट आंसर से लॉन्ग बन जाए, कभी कभी वो लॉन्ग शॉर्ट से बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ बेटा, गौर से देखिएगा। उन्होंने पार्ट ए में लिखा होगा डिफाइन क्रिटिकल एंगल, तो आप लिखेंगे जनाब द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो ऊपर हमने पढ़ ली है। तो ये 2 सवाल मिला के एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और 2 लॉन्ग करेंगे आज आप लोग। सिर्फ एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन विद एग्जांपल,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिनोमेना ऑफ मिराज, जो मैंने आप लोग को सारा पढ़ा लिया, तो आप लोग ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोग को ये चैप्टर 100% समझ आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इंशाल्लाह नया चैप्टर पढ़ेंगे।